रविवार को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सिस्कियां निकल गई। दिल्ली में हुई दो घटनाओं को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। पहला कि नए संसद का उद्घाटन और दूसरा दिल्ली की सड़कों और सीमाओं पर पुलिसिया कार्रवाई। रविवार को पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से महिला पहलवानों के समर्थन में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं आ रही थी। सबको दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। महिला पहलवान, भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय शिकायतकर्ताओं को ही गिरफ्तार कर लिया। जंतर मंतर में सिर्फ महिला पहलवानों को ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर किसी को हिरासत में ले लिया गया या तो डांट डपट कर भगा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने रविवार को सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। इस दौरान जंतर मंतर पर किसी के भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। व्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निलंबित थी और धारा 144 लागू की गई थी। रविवार दोपहर को दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदकों को जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जंतर मंतर रणक्षेत्र में बदल गया। पहलवानों को घसीट घसीट कर हिरासत में लिया जाने लगा तो समर्थक उनको बचाने के लिए उन पर लेट गए। लेकिन एक एक पहलवान के पीछे 10-10 पुलिसकर्मी थे। उठाकर सबको बसों में बैठाया गया। इस दौरान पहलवान समर्थकों की चीख पुकार सुनकर जंतर मंतर भी दहल गया। पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ। पुलिस हिरासत से छूटकर हम वापस जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। इस देश में अब तानाशाही नहीं बल्कि महिला पहलवानों का सत्याग्रह चलेगा। जंतर मंतर पर धरना देश की संसद के समक्ष धरना माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता अपने मुद्दों का स्थानीय और राज्य स्तर पर समाधान नहीं पाता तो वो दिल्ली का रुख करता है और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके देश की संसद तक अपनी बात पहुंचाता रहा। अभी तक संसद और सरकार भी यही मानती रही है कि जंतर मंतर पर धरना संसद पर धरना है, लेकिन रविवार को मोदी सरकार ने इस नियम को तोड़ दिया क्योंकि रविवार को सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद के उद्घाटन में व्यस्त थे और अब वो जंतर मंतर पर किसी भी धरने को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि नई संसद और नए भारत में पुरानी संसद और सरकारों के मानकों और नियम कानून को नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि पहलवानों के सपोर्ट में सेलेब्स और क्रिकेटर भी नजर आ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा कि मैं अपने एथलीटों के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी हूं, कृपया इसका जल्द से जल्द समाधान करें। फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने कहा, हमारे पहलवानों को बिना किसी सोच विचार के घसीटे जाने की क्या जरूरत है। ये किसी के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी स्थिति का आकलन उसी तरह किया जाए जैसा कि होना चाहिए। सिंगर, म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने लिखा, नए महल की दीवारें और भी मोटी होंगी ताकि बाहर से आ रही जनता की आवाजें और भी दब जाए। अब आपको बता देते हैं कि पहलवानों ने यह धरना शुरू किया तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। 18 जनवरी को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पूनिया ने धरना शुरू किया। आरोप लगाया कि WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। 21 जनवरी को विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात कर कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। 23 अप्रैल को पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती धरना जारी रहेगा। 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के 2 FIR दर्ज किए हैं। 3 मई की रात को पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच जंतर मंतर पर झड़प हो गई। झड़प में पहलवान राकेश यादव व विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत और 5 पुलिस वाले घायल हुए। 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब के खापों की महापंचायत हुई। इसमें ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। 21 मई को फिर महापंचायत हुई और इंडिया गेट पर कैंडल मार्च और 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत करने का फैसला लिया गया। 26 मई को पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 28 मई को वो धरना स्थल से नए संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे।
28 मई को पहलवानों ने नए संसद भवन के सामने महापंचायत के लिए जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को किसकी शरण मिल रही, वो किसकी शरण में जा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश की बेटियां जब भी मेडल जीतती हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें स्वयं बुलाकर सम्मानित करते हैं और आज देश की बेटियां सड़कों पर हैं, धरना दे रही हैं, उसके बावजूद भी उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने पहलवानों के समर्थन में ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं और इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। मायावती के साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इन महिला पहलवानों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। दुनिया भर के तमाम लोग आज महिला पहलवानों के समर्थन में हैं और ट्वीट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है। वो महिलाएं जो मेडल देश के लिए लेकर आती हैं, वो महिलाएं जो देश के लिए काम करती हैं, वो महिलाएं जो देश के लिए समर्पित हैं, आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, न्याय मांग रही हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। पहलवान महिलाओं को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। इतने लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी है, उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह किसकी शरण में है कि उन्हें बचाया जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग शिकायत करता है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जो वाकई जिन पर आरोप है उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देश को नई संसद की सौगात प्रधानमंत्री दे रहे थे और उस वक्त देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था, उन पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही थी। और हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक पांडे जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकुर सक्सेना जी आरएलडी प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आरआर वेग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में करना चाहूंगी राज शर्मा जी आपसे। सबसे पहले तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है महिला पहलवानों द्वारा, उसके बावजूद भी जो शिकायत करता है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस पर शिकायत है उस व्यक्ति को कोई छू भी नहीं पा रहा है। मैं एक बात कहूंगा जी कि आज कल रक्षक भक्षक बन गए थे, जिनके देश की महिलाओं का सम्मान करने का जिम्मा था, वो आंखों से अंधे हो गए थे और कान से बहरे हो गए थे। इसके सिवा और कहने को बचा ही क्या कि आप इतने घमंडी हो गए, कि आप सरकार में आके इतने घमंडी हो गए कि आप एक उद्घाटन करने में तो लगे हैं, लेकिन आप जब उस वक्त उद्घाटन कर रहे थे आपकी पुलिस उन महिला पहलवानों की इज्जत को तार तार कर रही थी। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के हर राजनीतिक दल को सिर्फ ट्वीट नहीं करना चाहिए, बल्कि रास्ते पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार अहंकारी हो गई। कल आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता जब उद्घाटन करने जा रहे थे, उनके चेहरे में साफ घमंड दिख रहा था, एरोगेंसी। लानत है
आप एक लड़की को कहो मैं पिताजी राज की शर्मा तरह जी हूं। कहते हैं कि जब किसी को सजेशन दिया जाए तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी खुद पर ही कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं कांग्रेस के लोग सड़कों पर क्यों नहीं है? वो आ क्यों जाएंगे। अब आप सिर्फ देखिए, जाकर मैं मिलना, होके आया एक सेकेंड, सिर्फ जाकर मिलना, उनसे बातचीत कर लेना, हालचाल जानकर वापस आ जाना ही तो महज कोई तरीका नहीं होता। आखिर अब क्यों मैं मोर्चा नहीं यसी खोला जी कांग्रेस ने? यसी जी जी। एक बार प्रियंका गांधी गई तो मैं आपकी बात ना करूं, जो गोदी मीडिया है तो पीछे पड़ गए। ये तो राजनीतिक हो गया आंदोलन, ये तो राजनीतिक हो गया आंदोलन। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत कह रहा हूं, अगर मेरी पार्टी चाहेगी वो एक अलग हुई। देखिए, मैं राजनीतिक दल के एक सदस्य होने के बाद भी मैं इस देश का एक बेहतरीन नागरिक हूं और सभ्य नागरिक हूं। मैं कहता हूं, मैं वहां गया हूं, जिसको मैं बोलता हूं वो करता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कह सकता है कि जो मैं बोलता हूं उसे करता हूं? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता कह सकता है कि काश मेरी बहन या मेरी मां या मेरी बेटी के संग होता तो मैं ये गोली मार देता या जेल पड़ा देता? मैं कहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक बात याद रखना, जिस घर में, जिस स्कूल में, जिस देश में महिला का सम्मान नहीं होता, वो देश, वो घर कभी तरक्की नहीं करता। आप इसमें इतिहास उठा के देख लीजिएगा। ये सरकार, आप ये ना समझना कि मैं कांग्रेस का हूं इसलिए विरोध कर रहा हूं। हमारी आवाज थोड़ी कम पड़ जाती है क्योंकि अंधभक्त समझते हैं ये तो बुराई करेंगे, लेकिन मैं आज दिल में हाथ रख के कह रहा हूं, ये देश रो रहा है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वो जो हीरो हैं, क्या नाम है उनका, खेल मंत्री, उनको भी सोचना चाहिए। बृजभूषण हंसकर भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट प्लेयर का हो जाए। सरकार देख रही है। अभी मैं देख रहा था एक वायरल हुआ वीडियो, उसमें लड़कियों के पीछे कम से कम 20 से 30 पुलिस वाले चल रहे हैं और वो लड़कियां घबरा रही हैं। आप एक महिला हैं, किसी महिला के आसपास 20 आदमी आ जाएं, उन बच्चियों के दिल में क्या बीत रही होगी? तो मैं तो फिर भी आपसे कह रहा हूं, आपने एक बात कही, मैं इंप्लीमेंट करूंगा। मैं वहां जाऊंगा जरूर, मैं जो कहता हूं उसे करूंगा। मैं दिल्ली से दूर होने के बाद भी मैं दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि इस सरकार ने अब अति नहीं करी। ये सरकार, हिटलर छोटा था भाई, हिटलर फिर एक उसके अंदर एक मोहब्बत थी, मगर ये तो गजब। सत्ता ना चली जाए, सत्ता ना चली जाए, मार लेट लेट के कर रहे हैं, क्या दिखा रहे? अरे भावना दिखानी है तो भावना दिखाओ देश की बेटियों के लिए, जिनसे मुझे आज भी याद है प्रधानमंत्री जी का वीडियो कि फोगाट 10 दिन बाद आना, मम्मी पापा के संग आधा घंटा बैठूंगा, मैं तो तुझे पहले से जानता हूं। अरे अभी तो वो बात फीकी भी नहीं पड़ी, अभी तो वो याद मध्यम भी नहीं पड़ी। और आप अपने पुलिस वालों से, मैंने ऐसा चोरों को नहीं देखा। मुझे बहुत दया आ रही थी लड़कियों पे कि ये देश में पुलिस कर रही, पुलिस की अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो भी बेचारे कर्मचारी हैं, नहीं करेंगे उन्हें टर्मिनेट कर देंगे, उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो पापी पेट का सवाल है। चलिए ठीक है राज शर्मा जी, मैं वापस आऊंगी, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए आरएलडी के प्रवक्ता। अंकुर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो कल 2 ऐतिहासिक घटनाएं दिल्ली में घटी, पहली तो ये कि नई संसद देश को समर्पित की गई, और दूसरी घटना वो जो देश के लिए मेडल लाती हैं, देश का मान बढ़ाती हैं, उनको किस तरीके से घसीटा गया है, मारा पीटा गया है, पुलिसिया कार्रवाई की गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल आप उसको ऐतिहासिक घटना की संज्ञा दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का काला अध्याय था। लोकतंत्र का काला अध्याय इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ जो संवैधानिक अनुक्रम है, उस संवैधानिक अनुक्रम में जो है महामहिम राष्ट्रपति जो है प्रथम पंक्ति पर आते हैं और भारत की प्रथम नागरिक होते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जब संसद का उद्घाटन किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अधिकारों का हनन किया गया, जो कि लोकतंत्र के अधिकारों की काले अध्याय की संज्ञा में या परिभाषा में आता है। क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति को अगर वो इन्वाइट करते तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उसके उद्घाटन का अवसर नहीं प्राप्त होता। प्रोटोकॉल की दृष्टि से महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ संसद का उद्घाटन करके जहां लोकतंत्र के काले अध्याय को लिखा गया, वहीं दूसरी तरफ जब हमारे भारत की जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं, जो ओलंपियंस हैं, उन लोगों के ऊपर इस तरीके से पुलिस द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया, तो ये इस बात का मैसेज है कि हमारा देश जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है और जिसके लिए संविधान सर्वोपरि और सर्वोच्च है, वो अब राजतंत्र की तरफ परिवर्तित होता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के द्वारा
अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे दुखद घटनाक्रम देख नहीं पाता और सबसे दुखद घटनाक्रम या सबसे दुखद पहलू ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस माननीय सांसद के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इस घटनाक्रम के लिए जिसकी जवाबदेही बनती है या जो आरोपित व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, वो कल उसी संसद के इनॉग्रेशन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के छाया में बैठकर बाकायदा एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा है। और दूसरी तरफ हमारी देश की बेटियां जो कहीं ना कहीं इन सब हमारे देश के लिए वास्तव में मेडल लेकर लाई हैं, हमारे देश के लिए जिनने गौरवान्वित होने का क्षण उपलब्ध कराया है, उनके ऊपर जो पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा जो उनकी इलीगल डिटेंशन किया जा रहा है, इलीगल अरेस्ट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वास्तव में बहुत दोषपूर्ण है। और इस तरीके का जो माहौल या जो वातावरण आज की डेट में समाज में व्याप्त हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोगों का मामला चल रहा है, डिबेट चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी जवाबदेही बनती है। दूसरा सबसे दुखद पहलू है कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है या महिलाओं के या लड़कियों के ऊपर जो आज की डेट में अपराधों में वृद्धि हो रही है, वो केवल दिल्ली में नहीं हो रहा। आप देखिए दिल्ली में भी साक्षी नाम की बिटिया के साथ में अपराध घटित होता है, उसका वीडियो वायरल होता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आप धर्म नगरी अयोध्या को जिसको कह रहे हैं, वहां पर भी एक अनन्या श्रीवास्तव नाम की बेटी है, उसको विद्यालय बुलाकर उसके साथ गैंगरेप करके छत्ते फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं महिला अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है और महिला अपराधों की ये जो निरंतर वृद्धि हो रही है, इससे ये साबित हो रहा है कि जो प्रदेश सरकार है और जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति केवल दिखावे मात्र के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम महिला अपराधों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन वास्तविकता ये कि उनका महिलाओं के प्रति ना सम्मानजनक रवैया और ना वो महिला पिता का सम्मान करते। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यशी जी, पहले तो मैं पूरे मंच को अनुमोदन के साथ प्रणाम करूंगा और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूंगा क्योंकि इन पंक्तियों के कारण शायद मेरा ट्विटर हैंडल ही ब्लॉक करवा दिया गया है। तो मैं तो एक असहाय की तरीके से फिलहाल आपके सामने अपनी अभिव्यक्ति करूंगा। चलिए, स्वागत है। क्योंकि कल सिंगोल दंड का एक प्रतीक इस देश का एक आधार बना है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैं दंड हूँ, उद्दंड हूँ, बस अहंकार का प्रतीक हूँ, राजा की सत्ता का परिचय उसका ही प्रतीक हूँ। जनसत्ता या प्रजा की सत्ता नहीं मेरी पहचान है, गौरव से पहले मैं आत्ममुक्त अहंकार का स्वरूप हूँ। राजा के सिंहासन से ले मुकुट शोभायान हूँ, अहंकार के नशे में डूब तानाशाह का प्रतिबिंब हूँ। चरण पड़े जहां पे मेरे मनुवाद का रूप हूँ, नहीं धर्माचार्य चाहिए राजनीतिक एक स्वरूप हूँ। अट्ठास करता बस कुटिल मंद मुस्कान हूँ, आत्ममुक्ता से प्रेरित मन की सबसे बड़ी पहचान हूँ। सत्ता का लक्षण जनता का भक्षण यही मेरा अभिमान है, मैं दंड हूँ, उद्दंड हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कल की घटना की बहुत निंदा करता हूं कि कल जिस तरह से जंतर मंतर पे देश के सम्मान को बढ़ाने वाले, गौरवान्वित करने वाली बच्चियों के साथ जिस तरह का कृत्य दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया, मुझे लगता है वो निंदा शब्द से भी उसको पूरी तरह से सार्थक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक रिटायर्ड आईपीएस के उस बारे में जो कार्रवाई कल दिल्ली पुलिस कर रही थी, डॉक्टर एनसी अस्थाना आईपीएस है रिटायर्ड, उनका ट्विटर हैंडल इसी नाम से है। 54,000 फॉलोअर है। मुझे नहीं पता ये 54,000 पढ़े लिखे कि सबकी डिग्रियां संदिग्ध हैं और 6 लोग को ये फॉलो करते हैं और जिनसे ये प्रेरणा लेते हैं। मुझे नहीं पता ये 6 लोग अभी कौन है, क्योंकि मैं उसको चेक नहीं कर पाया, मेरा ट्विटर हैंडल ब्लॉक करवा दिया गया है। उन्होंने कल एक ट्वीट किया, आज बहुत शुभ मुहूर्त था, बड़े दिनों से गंदगी फैला कर रखी गई थी, दिल्ली पुलिस को बहुत बधाई कि गंदगी को घसीट कर गंदगी की तरह ही फेंका। हाँ, पुलिस जब अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करती है तो अच्छा लगता है। विवेक पांडे जी, किसका ट्वीट पढ़ रहे हैं आप? जरा मैं चाहूंगी फिर से मेंशन करिए जी, किसका ट्वीट पढ़ रहे हैं आप? ये डॉक्टर एनसी अस्थाना आईपीएस रिटायर्ड हैं, इसी नाम से इनका ये हैंडल है। और इनका एक ट्वीट और है, जब आक्रोशित हुए पहलवान जब बढ़ रहे थे संसद की तरफ और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका, तो उसमें शायद पुनिया जी ने कहा कि गोली मार दो, आक्रोशित गुस्से में। तो उस पे इनका ट्वीट ये आता है, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो भी हसरत पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम की टेबल। तो मुझे लगता है जब इस तरह के लोग जन आक्रोश को भड़काने की कवायद कर रहे हैं, भाई देखिए सरकार के अगर समर्थक हैं तो इन खिलाड़ियों के भी समर्थक इस देश में हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हैं और रहेंगे, तभी शायद आज ये स्थिति दुविधापूर्ण सरकार के लिए खड़ी है
कि सरकार ना यहाँ निर्णय ले पा रही है ना वहां निर्णय ले पा रही है। इस सरकार की स्थिति उस राजतंत्र के एक शासक की तरह हो गई है, जैसे बाहुबली में एक सीन था जिसमें कि उसको निर्णय करना था, लेकिन इससे पहले कि भल्लाल देव कुछ करता, बाहुबली ने आके स्वयं ही निर्णय कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अधिकारी, लेकिन उसमें वो रोल प्ले करते हैं जिन्होंने आक्रोश भड़काने का काम किया था लोगों को। जनता में आक्रोश भड़काने के लिए ऐसे आईपीएस अधिकारी जो रिटायर्ड है, इनको किसने अधिकार दिया कि हमारे देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के ऊपर ऐसी ओछी टिप्पणी करे और इस व्यवस्था का समाज का हिस्सा बने। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आप सरकार की आलोचना कर दीजिए, जैसे देखिए मेरा ट्विटर हैंडल ब्लॉक करवा दिया गया सिपाहियों की आवाज को उठाने को लेकर के, वैसे तुरंत सरकार एक्शन ले लेती है। लेकिन ऐसे आईपीएस, ऐसे मनुवादी सोच के लोगों की मुझे लगता है टिप्पणियों से सरकार खुश होती है, क्योंकि उन्हें एक और नई नीति दिखाई देती है, नया रास्ता दिखाई देता है। मुझे लगता है ऐसे कमजोर मानसिकता के लोगों के द्वारा संचालित सरकार न राजधानी कहलाने की योग्य है, न इस देश की राजधानी कहलाने की योग्य है। और रही बात कायराना, जो आज एक समीकरण दिखाई दिया एक बच्ची की हत्या पे, जिस तरह दिल्ली में लोग टहलते हुए निकल गए लेकिन उस बच्ची को चाकू मारने से उस हत्यारे को रोक न सके, तो मुझे लगता है दिल्ली बहुत असंवेदनशील है। इतिहास में दिल्ली एक काला अध्याय है। इस देश की राजधानी दिल्ली को नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर इस देश की राजधानी दिल्ली है तो आज इस देश के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है। महिला पहलवानों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिला सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से महिलाओं को घसीटा गया और जिस तरीके से उन पर हाथ छोड़ा गया, या जिस तरीके से ये जो ट्विटर वॉर आपने बताया, सबसे पहले तो मैं इस ट्विटर वॉर पर भी एक टिप्पणी चाहूँगी आप सभी की। और एज अ राजनीतिक दल इसलिए चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि राजनीति जो है कांग्रेस, सपा की और आरएलडी या फिर अन्य और राजनीतिक बसपा की, वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर तक सीमित रहकर रह गए हैं क्या? आप लोग ट्विटर के बाहर चीजें नजर क्यों नहीं आती? इसका जवाब मैं एक एक करके लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण को किसकी शरण। रविवार को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सिक्कियां निकल गई। दिल्ली में हुई 2 घटनाओं को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। पहला ये कि नए संसद का उद्घाटन और दूसरा दिल्ली की सड़कों और सीमाओं पर पुलिसिया कार्रवाई की। बातचीत हम इसी पर कर रहे हैं, चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं राज शर्मा जी से का रुख करना चाहूँगी। उससे पहले मैं विवेक पांडे जी आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि आप ट्विटर पर मुझे लगता है ज़्यादा रहते हैं और ट्विटर पर ही रहते हैं, क्या सड़कों पर नज़र नहीं आते? मैं यही जानना चाहती हूँ कि भाई ये जो विपक्षी दल है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर ही जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, सड़कों पर नजर क्यों नहीं आते? अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव कितना गए महिलाओं से मिलने के लिए? देखिए, सबसे पहले आपने सवाल मुझसे पूछा है मेरे व्यक्तिगत उसको लेकर के, तो मैं पहले व्यक्तिगत बात बता दूं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और जितनी बार मैंने आंदोलन किया है, बच्चों के जजमेंट रिजर्व हुए थे तो उस अभियान को भी हमने क्रियान्वित किया था सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा पत्र आंदोलन करवा करके। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि अधिवक्ताओं के हितों और मुद्दों को लेकर के हम सड़क पर आंदोलनरत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाजपा या अन्य राजनीतिक दलों के बीच अधिवक्ताओं की आवाज या कार्यकर्ताओं की आवाज, अधिवक्ता है उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। अन्यथा अगर टीवी या चैनल इसको भी कवर करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि अदालतों की स्थितियों में सुधार होने लगे और न्यायपालिका में आपको एक विशेष बदलाव दिखाई को सूचना दूंगा और आप प्लीज इसको भी कवर कीजिएगा, तब आपको दिखाई देगा कि एक अधिवक्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक दल की, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी पे भी आपने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव जी देखिए, इस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेता अगर हैं, ढाल हैं, तभी उनकी चर्चा होती है मुझे लगता है। अन्यथा कई ऐसे राजनीतिक दल है, छोटे छोटे कई राजनीतिक क्षेत्रीय दल है जिनके बारे में चर्चा तक नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि देखिए, बात उसी की होती है जिसमें कुछ खास होता है और
खास तभी वो होगा जब वो चर्चा में होगा। तो अखिलेश यादव जी हमेशा चर्चा में रहते हैं अपनी नीतियों को लेके, अपने आंदोलन या अपने आंदोलनकारी विचारों को लेकर ऐसा के। चर्चा में बने रहने का भी क्या मतलब बनता है कि आप महिलाओं के हित में खड़े नहीं हो पा रहे हैं? मैं वही तो सवाल पूछ रही हूँ। चर्चा में बने रहना जरूरी नहीं है। अयोध्या में जो सनबीम स्कूल का प्रकरण हुआ, सुन लीजिए, आज अयोध्या में जो सनबीम स्कूल का प्रकरण हुआ उसमें सबसे ज्यादा प्रखर होकर के समाजवादी कार्यकर्ता ही आवाज उठाए और तभी तत्परता के साथ इतना दबाव पड़ा है कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी या अरेस्ट की है। वरना आपको मैनपुरी की भी वो घटना याद होगी जब नवोदय विद्यालय में एक बालिका की इसी तरीके से मृत्यु हुई थी और प्रशासन उसको नकार रहा था। तो मुझे लगता है कि सक्रियता, मजबूती और मुद्दों पे हमेशा हम जमीन पे कार्य पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं और उस सक्रियता को देखने के कारण ही आप हमारी चर्चा भी करते हैं। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना विवेक जी, मैं नहीं मानती ऐसा। और ऐसा मैं इसलिए नहीं मानती हूँ, मुझे बताइए ना, आपने इस बात का जवाब तो मुझे दिया ही नहीं कि अखिलेश यादव दिल्ली कितना गए, उनको जाना नहीं चाहिए था क्या? ट्वीट अगर आप कर सकते हैं, दिल्ली का समीकरण अभी वो समीकरण चल रहा है। मैं आपको बड़ी शिष्टाचार के साथ एक बात बता दूं, दिल्ली का समीकरण वो चल रहा है जहां पे कि जांच क्रियान्वित है, लेकिन कहीं ना कहीं यही वो यहाँ तो परीक्षा सबसे बड़ी भाजपा की है ना भाई। अखिलेश यादव जी पे सवाल क्यों? भाजपा, अखिलेश यादव का बात आ जाए, जैसे मेरी बात आ जाए, 10 सेकंड मात्र, सिर्फ 10 सेकंड मेरी बात आ जाए, फिर आप जो सवाल पूछना है पूछ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आज अगर परीक्षा अखिलेश यादव जी की होती तो मैं यहाँ नहीं होता, और आज अगर परीक्षा भाजपा की है तो उनके प्रवक्ता कहाँ है? ये सवाल तो भाजपा के ऊपर है कि भाजपा स्वयं को साबित करे कि भाजपा कितनी सार्थकता से महिला सम्मान का सम्मान करती है। भाई महिलाओं के अपमान की परंपरा तो भाजपा के नेताओं ने मंच से शुरू की है। मुझे आज भी गायत्री रघुराम के वो शब्द याद है जो तमिलनाडु की भाजपा की बड़ी नेता थी, पूर्व एक्ट्रेस थी, कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल और ये धर्म संकट आज भाजपा पे है। मैंने तो दंड हूं उद्दंड हूं आते ही अपनी बात की ओपनिंग दंड और उद्दंड से कर दी थी। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी जवाबदारी होती तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन जवाबदारी जिसकी है वो यहाँ नहीं है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो कुछ जवाबदेही तो आपकी भी बनती है विपक्ष होने के नाते। खैर, मैं वापस आती हूँ। राज जी, आपको क्या लगता है, जवाबदेही विपक्षी दलों की नहीं है क्या? क्या जब आज महिलाएं जिस तरीके से उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, भाजपा के यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है वो बात अलग है, लेकिन क्या विपक्षी दलों की जवाबदेही नहीं बनती है? जितना चाह रहे हैं विपक्षी दल, जितना हो सकता है उतना तो कर ही रहे हैं ना। अब इससे ज्यादा क्या कर लें बताइए? ये तो बिल्कुल गुंडों की सरकार है, इनका एक नारा होना चाहिए। राज्य, आप मुझे यही बता दीजिए ना, क्या कर दिया गया है अभी तक, क्या किया गया? प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के पहुंचने के अलावा एक बार वहां पर जाकर पहुंचना और वापस आ जाना, बस इतनी जवाबदेही थी क्या? इतनी ही जिम्मेदारी थी? हल्ला मच गया था, तूफान आ गया था और डर गए राहुल गांधी इस हल्ला और तूफान से। ऐसे तो उन्होंने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी तो बहुत हाय तौबा हुई थी राज जी, लेकिन यात्रा तो पूरी हुई नहीं। यात्रा पूरी हुई, यात्रा और ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। मैं आप ही से आज एक सवाल करना चाहता हूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए था। इनका जो नारा है, सबका साथ सबका विनाश एक साथ, ये नारा इनका, सबका साथ सबका विनाश एक साथ, ये नारा इनका। आप विपक्ष जितना कर सकता करिए, मगर यहाँ जिम्मेदारी किसकी है ज्यादा? क्या इनकी ये जो नारे देते हैं, मैं कहता हूं विपक्ष और पक्ष भी छोड़ दीजिए, देश की जनता की जिम्मेदारी है। आज फिर उन्हें वोट दे देंगे? देश की लड़कियों का एकदम ख्याल नहीं है, उनकी इज्जत शोषण से खेल रहे हो, उसके बाद यहाँ के अंधभक्त उन्हें वोट दे देंगे। तो देश की जनता को भी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की जनता आंख खोल के देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसकी इज्जत बची है बताइए? स्टूडेंट की इज्जत है नहीं, शिक्षक की है नहीं, डॉक्टर की है नहीं, किसान की है नहीं, महिलाओं की है नहीं। बातें और इनके नेता के मुंह से निकला, इनके नेता के मुंह से निकला। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। इनके नेता के मुंह से निकला था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, यानी कि इनके जो दिल में था, ये लोग क्या हैं, मुंह में राम बगल में ईंटे, मिल गए राम तो उनको पीटे। ये ऐसे संस्कारी पार्टी है जो ये अपने आप में बताते हैं। आज मैं दावे के संग कह सकता हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस डिबेट में आने को राजी नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनके अंदर का ये अपने घर में महिलाओं से पिटेंगे। आप आज मैं ऑन एयर कह रहा हूं, ये अपने घर में और मोहल्ले में अगर महिलाएं डंडा लेके ना चले तो कहना आप मुझे, अरे लानत है ऐसे देश के लिए। और कहते हैं आत्मनिर्भर हो गया। अरे पहले महिलाओं को तो देखो, आत्मनिर्भर यहाँ की जनता तो हो जाए। आपके कहने से आत्मनिर्भर क्या हो गया, क्या कर दिया? आज मैंने देखा
मैं आपको बताता हूं, ये सनातन धर्म की सरकार कहते हैं। आज मैं मोदी जी का वीडियो देख रहा था कि हमारी सरकार बीफ में एक्सपोर्ट करने में विश्व में नंबर 1 होगी। बताइए, उत्तर प्रदेश में गाय मां हो जाती है, मेघालय में मर्डर करते हैं गाय का, क्या करेंगे? तमिलनाडु से इनका सप्लाई शुरू हो जाता था। तो आप ये बताइए ना, ये आप लोगों का काम है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, आप जैसे मीडिया जो थोड़े बहुत बचे हैं, आप उनको भी समझाइए, अपने कलीग्स वगैरह को। अरे ये देश देख रही है, ये देश की जो आने वाली संतानें हैं, आप लोगों को याद रखेगी। जब देश में चर्चा होगी कि महिलाओं और लड़कियों का सम्मान सड़क में लूटा जा रहा था, तो किस किस ने साथ दिया। तो मैं चाहता हूं कम से कम जो देश का चौथा स्तंभ है, वो उसका नाम लिया जाए। एक एक मीडिया, एक एक चैनल, चाहे वो कोई हो जो गोदी का बद, अब मैं क्या कहूं, जो उनके चैनल है खरीदे हुए, जो सेंसर करके न्यूज देते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अरे कम से कम देखिए, कम से कम आदमी को अपने आत्मसम्मान से डरना चाहिए। जब उसकी अंतरात्मा उसे कोसती है तो दिक्कत होती है। और मेरा एक कहना है, आप दुनिया से झूठ बोलो, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो। जब आप अपने आप से झूठ बोलते हो, तरक्की कभी नहीं हो सकती। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की अपने आप से झूठ बोलती है, देश से तो बोलती है, अपने आप से झूठ बोलती है। और इन्होंने ये समझ नहीं रहे, मैं भी पंडित हूं, मेरा नाम पंडित राज शर्मा है, इनकी विदाई नरेंद्र मोदी जी ने खुद कर दी। बस उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि वो सरकार विदाई होनी है और देश की जनता आक्रोशित है, बस वो समय का इंतजार कर रही। मेरे जैसा अगर साधारण व्यक्ति वोट ही से कर सकता है कुछ, भाई मुझे तो आज भी डर लगता है। मैं तो कहता हूं, लो भेज दो मेरे यहाँ ईडी, भेज दो मेरे यहाँ सीबीआई। मैं साधारण सा आदमी, जैसे आपने कहा था ट्विटर हैंडल, मैं तो ट्विटर पे कम ट्रैक्टर पे ज्यादा विश्वास करता हूं। अरे ले जाओ हमारा ट्रैक्टर यहां से। आप भाई का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया, हमारा ट्रैक्टर ब्लॉक नहीं होगा। हमारा ट्रैक्टर जब चलेगा तो उसमें लोग भी बैठे होंगे। और ये देश को आप भी देख रही है, देखिए आप भी एक महिला है, मेरे घर में भी बेटी है, मेरे यहाँ भी बेटा है। मैं, आप बताइए, मेरी बेटी को कोई आंख उठा के देख ले, मैं जेल में सड़ जाऊं, शायद गुस्से में कुछ भी कर जाऊंगा उसका। और आज प्रधानमंत्री फोगाट 10 दिन बाद आना और मम्मी पापा के संग आना, आधा घंटा विस्तार से बात करेंगे। लो भैया, अरे झूठ की बात होती थी, पहले कहते थे ये झूठा है, वो झूठा है, अब तो झूठा दिख रहा है। पहले झूठा दिखता नहीं था, अब झूठा दिख रहा है। आप बताइए किस चैनल में कह रहे हैं? आज आप जैसे चैनल दिखा रहे हैं, बड़े जो भी 2, 4, 5 चैनल हो रहे हैं, दिखा नहीं रहे पहलवानों को, उनको भी पाप चढ़ेगा। क्योंकि एवरी मैन हैज ए डे, एवरी मैन हैज ए डे, हर आदमी का दिन आता है। मैं आपको बता रहा हूं, हाँ। मैं अंतरात्मा की आवाज है, मैं जो बोल रहा हूं यशी जी, मैं दिल की बात कहता हूं। नहीं देखिए, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, कुछ चीजें व्यक्तिगत भी होती हैं। महिलाओं को सुरक्षा मिलने चाहिए, महिलाओं के हित में ये बात है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके लिए आपका राजनीतिक दल में होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपका एक इंसान होना ही काफी है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल अंकुर जी का रुख करना चाहूंगी। मैं अंकुर जी, ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर हम बात करें तो क्या लगता है किसकी शरण में है ब्रजभूषण शरण की? उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, इस पर क्या राय? तो साफ जाहिर है ये सरकार की शरण है, बिल्कुल, इसमें कहीं से कहीं दो राय का। अंकुर जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी, कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जो हैं, आप लोग तो खोजी पत्रकारिता के आधार स्तंभ हैं। तो आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया जागरूक होती है, तो हम लोगों को भी आप लोगों को बताना चाहिए कि किसकी शरण में है ब्रजभूषण शरण। आप लोगों से बेहतरीन आप तो खुद ही ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमें बताने की क्या जरूरत है? विपक्षी दल क्या कम है? विपक्षी दल तो वैसे भी बिना किसी प्रूफ के बता रहे हैं कि किसकी शरण में, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। विपक्षी दल जो बात कहते हैं तो उसको तो कहा जाता है कि विपक्षी दल तो हर चीज का विरोध करते हैं। ऐसे तो आपको डिबेट में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कही हर बात झूठी है तो फिर आपको डिबेट में भी नहीं आना चाहिए। आपको तो मान लेना चाहिए ना कि हम मानेंगे ही नहीं। नहीं, हमने ये शब्द कब कहा कि आप लोग झूठे हैं? हमने ये कहा कि आप लोगों को भी तो खोजी पत्रकारिता के, आप लोग जो बात कह रहे हो
तो उस आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों जैसे भगवान नहीं है, तो इसलिए आपके सम्मानित चैनल पे डिबेट में आ जाते हैं। आप जिस दिन आमंत्रित नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बुलाना नहीं चाहिए, हम आपके चैनल पे नहीं आएंगे। चलिए, फिर भी सवाल मेरा वही है, ब्रजभूषण शरण सिंह। आज वैसे लोकतंत्र की हत्या बीजेपी के प्रवक्ता ने भी करी होगी, आपने जरूर करा होगा, शर्म से मारे मर। राज जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैम ये है कि अभी आपने डिबेट की शुरुआत में एक बात कही थी कि ट्विटर हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो ट्विटर नहीं खेलता है। माननीय हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का इस समय समरसता अभियान चल रहा है। कल जब महिला पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और हमारी महिला बहनों को बकायदा अरेस्ट किया गया था, तो उस समय हमारे माननीय चौधरी जयंत सिंह जी आगरा में मौजूद थे और उनने तत्काल आगरा के अपने सारे अभियान और कार्यक्रम को रद्द कर दिया और उनने तत्काल घोषणा की थी मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा हूं। जयंत जी के आगरा से गाजीपुर बॉर्डर निकलते निकलते उनको चूंकि शाम को महिला बहनों को हमारी छोड़ दिया गया, महिला पहलवानों को छोड़ दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जयंत जी ने वहां पहुंचने का अपना कार्यक्रम को आगे के लिए पोस्टपोन किया और उन्होंने बकायदा ये बात कही है कि मैं सदैव इनके साथ रहूंगा। और आपके सम्मानित चैनल पर बकायदा वो न्यूज चली है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी महिला बहन बेटियों के सम्मान में उनके धरने को समर्थन देने बकायदा जंतर मंतर पे गए थे। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि विपक्ष के नेतागण या लीडरशिप जो है वो केवल ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित है। रहा सवाल ट्विटर, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय एक संचार का बड़ा माध्यम है, तो इस संचार के माध्यम का उपयोग चाहे सत्तारूढ़ दल हो, विपक्ष हो, चाहे आपके सम्मानित चैनल हो, सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सकारात्मक रूप से यूज कर रहे हैं या नकारात्मक रूप से यूज कर रहे हैं। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसमें विपक्षी दलों की, विभिन्न मीडिया चैनलों की या जो जनता के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं उनके विषय में नकारात्मक छवि बनाई जाती है। हम लोग जनता की आवाज है, जनता की बात बोलते हैं, जनता के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं, तो हम लोग सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करते हैं। ब्रजभूषण सिंह किसकी शरण में है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों की जानकारी में है, लेकिन आप विपक्ष से कहलवाना चाहते हैं और मंद मंद मुस्कुराना चाहते हैं, तो विपक्ष को उस बात पर बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह सरकार के कहते हैं, सरकार के कहते सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कल जब इनॉग्रेशन हो रहा था, पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री महोदय कर रहे थे, तो उस समय एक मुस्कुराती हुई सेल्फी उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से वायरल हुई थी। तो आप खुद देख लीजिए वो किसकी शरण में मौजूद है। भाई जो देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय की शरण में मौजूद होगा, तो जब सैया भाई कोदबाल तो डर काहे का, तो तभी तो इसीलिए एक तरफ जब पार्लियामेंट में वो मौजूद थे और वहीं से कुछ कदम की दूरी पर जंतर मंतर में हमारे यहाँ लाठीचार्ज हो रहा था। अंकुर जी देखिए, कहा जाता है कि वो देश का लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब देश का विपक्ष मजबूत हो। आज ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो इसमें विपक्ष की भी नाकामी है, और ये बात आप माने अन्यथा ना माने। नहीं, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, मैं निश्चित रूप से मानता हूं विपक्ष, लेकिन सवाल तो ये है ना कि विपक्ष, सवाल तो ये है कि विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है। सवाल तो ये है कि विपक्ष सिर्फ ट्विटर खेल रहा है। सवाल तो ये है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिलाओं के समर्थन में एक बार भी नजर नहीं आया। सवाल ये है अंकुर जी, मीडिया पर आरोप लगाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ इस कुर्सी पर बैठना उतना ही मुश्किल है। नहीं, मीडिया पे कोई, हम कुछ चंद चैनलों पे, नहीं सुनिए, मीडिया नहीं। तो राज जी मुझे अपनी बात कंक्लूड कर लेने दीजिए। देखिए, मीडिया के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, मीडिया के ऊपर हमने अभी तक कोई भी आरोप या कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन सवाल यह है कि जब मीडिया देखना ही नहीं चाहता, मैंने आपको कल ही का उदाहरण दिया है, इससे पहले भी जंतर मंतर पे चौधरी जयंत सिंह जी हमारी पार्टी के थे। मैं सत्तारूढ़ दल का तो समर्थक नहीं हूं ना, मैं सत्तारूढ़ दल का तो प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष की पार्टी का प्रवक्ता हूं। जयंत चौधरी जी 2 बार जंतर मंतर जा चुके हैं। जयंत चौधरी जी कल अपनी आगरा की समरसता अभियान की मीटिंग को छोड़कर बकायदा गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। सवाल तो ये है कि मीडिया को भी तो उस चीज को बृहद स्तर पर दिखाना चाहिए, और मीडिया भी तो भारतीय जनता, और आप देखिए, आप जैसे सम्मानित चैनल जब बृहद स्तर पर जनता की भावनाओं के अनुरूप बात बोल रहे हैं, तो आपके चैनल पर बकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या प्रतिनिधि जो है बायकॉट करे हुए। मैं पिछली कई डिबेटों से देख रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप सच को दिखाने लगे। जब आप सच को दिखाने लगते हैं तो आपके सच को दिखाने वालों के साथ तो उनका साया भी कभी कभी साथ छोड़ देता है। लेकिन ये आप निश्चित सवालों के जवाब होने चाहिए ना, बैठने के लिए तो सवालों के जवाब भी होने चाहिए। विवेक पांडे जी,
विवेक पांडे जी, ठीक है, मैं आती हूँ अंकुर जी। विवेक पांडे जी, देखिए, सारी बातों को सुनने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि ये परंपरा आज पहली बार की परिपाटी नहीं है। आपको याद होगा कपिल मिश्रा, जो आज वर्तमान में भाजपा के एक अच्छे नेता हैं, जब ये आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, सदन में रह करके इन्होंने किसी का चरित्र दोहन किया था। अब मैं उस वीडियो या उस पूरा जो मामला था, प्रकरण था, उसका बखान करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो सभी को याद है कि उन्होंने किस नेता, किस भाजपा के बड़े मंत्री, किस शीर्षस्थ नेतृत्व के बारे में क्या क्या बातें बताई थी सदन में खड़े होकर के। वो सोशल डोमेन में है, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे होगा, लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस देश में बिल्किस बानो जैसी पीड़िता के बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, आपको क्या लगता है वहां पे एक अहंकारी मानसिकता ऐसे लोगों के प्रति नहीं उपजेगी? ऐसे लोगों के अंदर भावना घर नहीं करेगी कि जब सत्ता के करीबी है तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण तो मिलना ही है? ये एक भावना होती है जो लोगों के अंदर पनप रही होती है। आज अगर विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता, जैसे मैं अपने अतुल प्रधान की ही बात कर लूं, छोटा उदाहरण देता हूं, जब हम समर्थन करने जाते हैं तो तब कानून व्यवस्था छोड़ करके पुलिस डिटेन करने में लग जाती है। भाई मैं तो ये समझ नहीं पाता, पुलिस कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए है कि सरकारी नेताओं के, जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं, उनके आदेशों के अनुक्रम में केवल विपक्षियों को पकड़ने के लिए है? तो मुझे लगता है अगर ये सही है तो आजम खान जी की जो बोलते हैं भैंस बार बार ढूंढ रही थी पुलिस, वो भी सही है। भाई ये परिपाटी तो सत्ता नहीं लागू की है ना। सत्ता अगर विपक्ष कहीं आंदोलन करे तो पकड़ लो और जेल में डाल दो, डिटेन कर लो, लाठियां चला दो, खिलाड़ियों का सामान तक ले गए उठा करके। क्या मतलब है इस परिपाटी का? और अगर ये परिपाटी है और अगर इस परिपाटी को आप सही लोकतंत्र मानते हैं तो ठीक है, सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी, उस दिन कम से कम मैं निवेदन करूंगा मीडिया भी इसी तरह कवरेज ना दे उनको कि भाई क्यों डिटेन किया जा रहा है, क्यों मुद्दों पे बात नहीं किया। विपक्ष मुद्दों पे बराबर देखिए सक्रियता से बात करता है, विपक्ष मुद्दों को उठाता है, लेकिन जिस तरीके से ये आत्ममुग्ध सरकार कानों में सिर्फ और सिर्फ वो सुनना चाहती है जिसे कहते हैं आत्ममुग्धता से प्रेरित छवि सुधार, वाहवाही करते रहिए। देखिए आपको भी हो सकता है राज्यसभा लोकसभा का टिकट मिल जाए। सबसे बड़ी समस्या ये, सरकार अपनी गलतियों से सीखने की बजाय गलतियों पे गलतियां करती है। कल देश का सबसे पावन दिन, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि उज्जैन में महाकाल का आक्रोश बरस पड़ा। उज्जैन में 6 मूर्तियां गिर गई, एक तो कमजोर निर्माण, एक तो उसमें भ्रष्टाचार, धर्म नगरी से जुड़े मामलों के अंदर इतना बड़ा अहंकार, और उसी में देखिए सबसे बड़ी बात, आपदा में अवसर ढूंढ लिया। तो मुझे लगता है हम तो इसको दैवीय दृष्टि से देखते हैं कि भाई उज्जैन में महाकाल का कोप बरसा, जिन्होंने संकेत दे दिया कि इस सरकार को कहीं ना कहीं हस्तांतरित होना ही पड़े। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये देश उसी दिन देखिए शर्मसार हो गया था जिस दिन निर्भया के मामले में तो आपने आंदोलन किया लेकिन बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करने की जगह जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है मौन सहमति। तो जब मौन सहमति आपने दे ही दी है इन मुद्दों पे, तो मुझे नहीं लगता कि अब विपक्ष कहे चाहे मीडिया कहे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि विवेचना का काम दिल्ली पुलिस का है। 161 का बयान, 164 का बयान, उसके बाद वारंट, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होना, उसके बाद कन्विक्शन होना, उसके बाद ट्रायल होगा, उसके बाद बहस होगी, कौन कराएगा? लेकिन प्रोसीजर दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस तो इस समय खिलाड़ियों को पकड़ने में व्यस्त है, विपक्षी नेताओं को पकड़ने में व्यस्त है। दिल्ली पुलिस तो इस समय केवल आकाओं को खुश करने में प्रसन्न है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी तो ट्वीट करने में पसंद है, उनका अपमान करने में व्यस्त है। तो मुझे लगता है कहां से होगी कार्रवाई? भाई कार्रवाई करने के लिए निष्पक्षता से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को सक्रिय होना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? जाके जंतर मंतर को सील कर रही है, पत्रकारों को रोक रही है, बाहर से कौन आ रहा है उनकी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन सेल है, जो उनकी इंटेलिजेंस यूनिट है, वो पंजाब हरियाणा बैठ के ढूंढ रही है कितने ट्रक निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है जब आप जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करेंगे तो मुझे वो स्थिति भी याद रखिएगा जब कोर्ट, दिल्ली पुलिस और वकील एक समय आमने सामने हो गए, फिर न्यायपालिका के सामने पुलिस को आना पड़ेगा और न्यायपालिका फटकारेगी। उस दिन इनको समझ में आएगा कि कैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका अभी भी सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर बन के ब्रह्मांड की तरह बैठी है, जो केवल देख रही है। जिस दिन न्यायपालिका का चाबुक चलेगा, दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी नपेंगे, क्योंकि जांच करना दिल्ली पुलिस का काम है। 30 दिन में उनको चार्जशीट फाइल होनी चाहिए थी इस पूरे प्रकरण में। 30 दिन से अगर समय अधिक होता है तो इसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉक्सो लगा है, हिलेनियस क्राइम की श्रेणी में आता है ये। ठीक है राजे, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी क्योंकि वक्त की कमी है बहुत। हाँ जी जी राजे, मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि मैं परेशान हूं, देश हैरान है कि मेरा जो प्रधान सेवक है वो आंखें क्यों बंद करे बैठा है, वो कान बंद करे क्यों बैठा है। अरे भाई ये सत्ता आती जाती रहेंगी,
लेकिन जब इतिहास में आपका नाम चलेगा कि महिलाओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी मैदान पे ये निर्भया कांड के समय कर रहे थे, आज बच्चियों के सम्मान पे लोकसभा का उद्घाटन कर रहे हैं, बताइए आप, शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कह रहा, देखिए, जब तक इस पे बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते ये बहस सार्थक हो ही नहीं सकी। अब हम तो कितना विरोध करेंगे, पुलिस मैं नहीं, दरोगा मैं नहीं, आईपीएस मैं नहीं। अभी मैं विनेश का वो समझ रहा था, वो फोटो बना रहे थे विनेश की, है भाई, लानत है। ये किसकी शरण में थे? ये सब टॉप टू बॉटम मिले हुए हैं। अभी भाई ने बताया, पांडे जी ने, अभी आप आरएलडी के प्रवक्ता जी ने बताया, विवेक भाई ने, तो वो सेल्फी आई है उसकी बृजभूषण की, तो बस ठीक है। जब बृजभूषण प्रधानमंत्री जी संग सेल्फी ले रहे तो प्रधानमंत्री जी भी मिले हुए, इसमें क्या है? फोटो खिंचाई, इतना तो रखते। अरे कम से कम देखिए, आपको कम से कल कोई विपक्षी दल, तो मुझे ये बताइए जरा राज्य की, कल कोई विपक्षी दल वहां मौजूद क्यों नहीं था? अगर संसद जाने का बहिष्कार किया ही था तो विपक्षी दल इधर आ जाते। हाँ, इसका जवाब अच्छा, अंकुर जी देना चाहते हैं। अंकुर जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद राज्य में ले आती हूँ मैं। अंकुर जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, विपक्षी दल लोकतंत्र की आधारशिला और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वहां पर नहीं थे। अच्छा जी, इसका इंटरप्शन के बिना 1 सेकंड, अगर 10 सेकंड दे दे तो इसका पूरा जवाब देता हूँ। आर्टिकल 52 संविधान 20 सेकेंड है आपके पास। वेरी गुड, मैं कंक्लूड कर दूंगा। देखिए, आर्टिकल 52 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 के अनुसार उनकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की जो संसद नहीं, ये तो आप ये क्या बता रहे मुझे शायद कि आप संसद क्यों नहीं गए, संसद का बहिष्कार क्यों किया गया? बिल्कुल सही बात है। मुझे ये नहीं जानना कि आप संसद क्यों नहीं गए, मुझे तो ये जानना है कि अगर आप संसद नहीं गए थे तो कम से कम महिलाओं के समर्थन में ही सड़कों पर नजर आ जाते। आपको मैम 3 बार में आपके हमने आपको नहीं देखा, ऐसा कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कह रही हूँ, लगातार मैं इस बात को कह रही हूँ कि विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता, राहुल गांधी नजर नहीं आए। अंकुर जी, राहुल गांधी नजर नहीं आए मुझे राहुल गांधी नजर नहीं आए, मुझे राहुल गांधी नजर नहीं आए। प्रियंका गांधी नजर नहीं आई, मुझे प्रियंका गांधी नजर नहीं आई। अंकुर जी थोड़ा पेशेंस रखिए, सुन लीजिए जरा। राज शर्मा जी, अंकुर जी, मुझे ये नहीं जानना था कि संसद क्यों नहीं गए विपक्षी दल, इस पर मैं कल बहस कर चुकी हूँ। आपने पूछा, उसका जवाब दिया। ठीक है राज जी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्या सारा काम, अरे सारी सत्ता की चाबी तो पक्ष के पास है, पुलिस उनकी, सारी चीज उनकी। हम आखिर क्या करें? हम जब कोई प्रियंका गांधी जाए या अखिलेश वहां चले जाए, तब विपक्षी राजनीति कर रही है। ये तो आप भी जानते हैं, अगर विपक्ष को ही कोसते रहेंगे, मैं दावे के संग कह रहा हूं, ये देश खत्म हो जाएगा। आज विपक्ष का साथ देने का समय है, इस देश को बचाना है। कल जब चर्चा होगी कि देश को बचाने में किसका काम था, हम उम्मीद करते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जल्दी गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे, कल जिस तरीके से 2 ऐतिहासिक घटनाएं घटी, जिसमें पहली ऐतिहासिक घटना की नई संसद देश को सौंपी गई, वहीं दूसरी तरफ देश की महिला पहलवानों को जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की गई, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, उनको हिरासत में लिया गया। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी शरण में है ब्रजभूषण जी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी तो गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।